हे एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी टाइम। मेरा नाम है प्रणव झा और इस वीडियो में हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8 के चैप्टर 2 की स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन संसाधन। ये टॉपिक हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे भूमि के विषय में। भूमि क्या है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है ये, है ना। भूपृष्ठ पे के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। देखिए, जहाँ पर लोग अधिक नहीं बसते हैं वो जगह होती है जैसे ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृतियाँ हो गई, फिर पर्वतों की तीव्र ढाल हो गए, मरुस्थल क्षेत्र हो गए, सघन वन क्षेत्र हो गए। वहीं ज़्यादा बसे हुए घने बसे हुए क्षेत्र कौन कौन से हैं? जैसे उर्वरक मैदान जहाँ पे होते हैं, फिर नदी घाटियाँ जहाँ पे होती हैं, है ना। भूमि के उपयोग की बात करें तो देखिए, भूमि का उपयोग कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए किया जाता है। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे कि स्थलाकृति, मैदान, मृदा, जलवायु, खनिज, जल की उपलब्धता, जनसंख्या, प्रौद्योगिकी, है ना। स्वामित्व के आधार पर दो प्रकार में की भूमि देखने को मिलती है, निजी भूमि, सामुदायिक भूमि। निजी भूमि क्या है? केवल वह व्यक्ति जो इसे इस्तेमाल करेगा, जिसने इसे खरीदा होगा, वह व्यक्ति जो निजी भूमि को खरीदता है वही इसका इस्तेमाल करता है, ऐसी भूमि को निजी भूमि कहते हैं। सामुदायिक भूमि क्या होती है? जिस पर किसी समुदाय का स्वामित्व हो, इसे सभी इस्तेमाल कर सकते हैं और साझा संपत्ति संसाधन इसे कहते हैं, ठीक है। इसे साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। अब देखिए, भूमि संसाधन का संरक्षण, इसकी बात कर लेते हैं, है ना। देखिए, बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांग के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इस विनाश को रोकने के लिए वन रोपण, फिर भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों, उर्वरकों के विनियमित उपयोग और अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। ओके, अब हम मृदा यानी मिट्टी की बात कर लेते हैं। देखिए, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा है। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। भूमि का प्रकार ही निश्चित करता है कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा बनेगी। ह्यूमस क्या है? ह्यूमस की बात कर लेते हैं। देखिए, वनस्पतियों एवं जीवों के सड़े गले अंश जो मिलकर के मिट्टी बन जाते हैं, है ना, उसे ह्यूमस कहते हैं। ये मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने का कार्य करती है। मिट्टी की पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है उसे क्रस्ट कहते हैं। उसमें ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम, लोहा इससे मिलकर ये बना हुआ होता है ना। देखिए, अब हम आगे बात कर लेते हैं मृदा निर्माण के कारक की। देखिए, जनक सेल, है ना, या पैतृक सेल भी इसे कहते हैं। ये रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, फिर पारगम्यता को निर्धारित करती है ना। जलवायु की बात करें, जलवायु क्या? देखिए, रासायनिक क्रिया और सूक्ष्म जैविक क्रिया के को नियंत्रित करती है ये जलवायु, ठीक है ना। यानी तापमान, वर्षा, अपक्षय, ह्यूमस के निर्माण की दर को प्रभावित करता है जलवायु। समय, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस के निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, है ना। देखिए, मृदा संगठन की बात करें तो मृदा के निर्माण के 5 तत्व हैं। खनिज पदार्थ जो कि 40 से 45% तक होता है किसी भी मृदा में। ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ ये 5 से 10% तक होता है। मृदा जल 25%, मृदा वायु 25%, फिर सूक्ष्म जीव यानी कवक और जीवाणु ये ह्यूमस निर्माण में इस भूमिका निभाते हैं, है ना। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाली मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम होती और दलदली मिट्टी या पटी मिट्टी या गीली मिट्टी या और पर्वतीय मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। एग्जाम्पल के लिए नीलगिरी पर्वत, हिमालय, यहाँ क्योंकि यहाँ पे वनस्पतियाँ बहुत अधिक पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत आपने सुना होगा, मृदा परिच्छेदिका, इसके विषय में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, मृदा के अनुप्रस्थ काट चित्र
अर्थात वर्चुअल सेक्शन में के विभिन्न संस्तर दिखाई पड़ते हैं, जिसे मृदा परिक्षेदिका कहते हैं। कहने का मतलब है कि इस तरीके से आप समझिए, है ना, इस तरीके से बांटा जाता है मृदा को। अब मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे से लाइन है, यहाँ पे ऐसे ऐसे, यहाँ पे ऐसे ऐसे क्रॉस का निशान कर लीजिए, यहाँ पे इस तरीके से, है ना, ABCD ऐसे है। ठीक है, ये मृदा परिक्षेदिका यानी सॉइल प्रोफाइल है। तो मृदा के अनुप्रस्थ काट चित्र अर्थात वर्चुअल सेक्शन में विभिन्न संस्तर दिखाई पड़ते जिसे मृदा परिक्षेदिका कहते हैं, यानी सॉइल प्रोफाइल कहते हैं, है ना। देखिए, साधारणतया किसी भी मृदा में 4 संस्तर पाए जाते हैं। ऊपरी संस्तर सर्वाधिक उपजाऊ होता है, ये वाला, है ना, और पौधों की जड़ें इसी यानी सेक्शन ए में, यहाँ पे जो है पौधों की जड़ें सेक्शन ए में ही यानी इसी संस्तर में फैली होती हैं, अर्थात पौधों की जड़ें यहीं पर पोषण प्राप्त करती हैं, है ना। यहाँ पे एक और आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि ये जो भूमिगत जल होता है ये नमी प्रदान करता है मृदा को और उपजाऊ बने रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और वनस्पति यानी ह्यूमस की मात्रा बढ़ाने के लिए वनस्पति बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बनिक पदार्थ है, जैविक पदार्थ है, ह्यूमस कहा जाता है इसे ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, मृदा संरक्षण की बात करते हैं, यानी मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय की बात कर लेते हैं। मृदा संसाधन के 2 खतरे हैं। क्या? मृदा अपरदन यानी मिट्टी का बह जाना और छिड़ता। ये होने के मुख्य कारण कौन कौन से हैं? पेड़ कटना, अतिचारण, जानवरों द्वारा अधिक चरना, यानी कि, है ना, अतिचारण यानी जानवरों द्वारा अधिक चरना। ठीक है, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, फिर वर्षा दोहन, भूस्खलन, बाढ़ आदि। इसे ध्यान रखिएगा। अब मृदा संरक्षण के उपाय की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि 2 पौधे के बीच में खाली जगह में भी कुछ उगाना, ताकि मृदा की जो नमी है वो बनी रहे, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी मिट्टी पर नहीं पड़ेंगी। इससे ये होगा कि सूर्य की किरणें सीधे मिट्टी पे नहीं पड़ेंगी। वेदिका फॉर्म ये क्या होता है? देखिए, ये तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं, इससे मिट्टी बह नहीं जा पाती और इससे मृदा अपरदन कम होता है। चट्टान बांध, अब ये क्या है? देखिए, एक पहाड़ी से बांध बना दिए जाते हैं तो जल का बहाव रुक जाता है। जल अपने साथ मिट्टी भी बहाकर ले जा रही होती है, वो रुक जाता है। इससे क्या होता है? मिट्टी को नुकसान नहीं होता है ना। सॉरी, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक है समोच्च रेखीय जुताई। ये क्या है? देखिए, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल के नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है ना। अब इसके सिवा रक्षक मेखलाएं क्या है? देखिए, तटीय प्रदेशों और सूक्ष्म प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों से लगाए जाते हैं, ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। समोच्च रेखीय रोधिकाएं क्या है? देखिए, रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं। बीज की फसल उगाना, अब ये क्या है? देखिए, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित करने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलों को उगाया जाना चाहिए, कतारों में। ठीक है, एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं ये, है ना। ओके, अब हम बात करेंगे जल यानी पानी के विषय में, है ना। देखिए, भूमि का 2/4 भाग जो है वो जल से ढका हुआ है। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल यानी पीने योग्य पानी केवल 2.7% है। 2.7 का 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों में के रूप में है। इसका केवल 30% भाग जो है वो इस्तेमाल करने योग्य है, जो कि भूमि जल है ना। फिर नदियों, झीलों और जलवाष्प के रूप में मिलता है।
ओके, अब हम जल चक्र की बात कर लेते हैं। देखिए, वाष्पीकरण सबसे पहले होता है, फिर वर्षण होता है, मतलब पहले भाप बन के ऊपर जाता है, फिर बारिश हो जाती है और महासागरों में मिल जाता है जल। ऐसा ही बार बार होता है, इसे ही जल चक्र कहते हैं। ठीक है, जल की कमियों के कारण, जल की कमी पे बात कर लेते हैं। जल की कमियों के कारण पे सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, जनसंख्या का बढ़ना, जनसंख्या बढ़ती है तो पानी की मांग भी बढ़ती है। खान पान की चीज़ों में उपयोग करना, यानी कृषि क्षेत्र में पानी का इस्तेमाल होता है। शहरीकरण, जब कम क्षेत्र में ज़्यादा लोग बसते हैं तो पानी का इस्तेमाल बढ़ेगा और जो है पानी वो कम होगा, है ना। इसके सिवा रहन सहन का तरीका, उच्च रहन सहन का तरीका ये क्या है? देखिए, जब जीवन का स्तर बढ़ता है तो पानी भी अधिक खर्च होता है लोग। अब जल संसाधनों के संरक्षण की बात कर लेते हैं। देखिए, नदियों में जो कृषि रसायन, उद्योग अवशेष और जो भी आ जाता है उसे पहले साफ कर लेना चाहिए ताकि वह जल हानि न पहुंचाए, वह जल को हानि न पहुंचाए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाना चाहिए, उससे पानी बचेगा। जब जल रिसाव को कम करने के लिए नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। देखिए, वर्षा के कारण जो पानी टपकता है उसे इकट्ठा करके उसे भविष्य के लिए इस्तेमाल करने के लिए स्टोर कर देना चाहिए। इसे वर्षा जल संग्रहण कहते हैं, है ना। अब हम प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन की बात कर लेते हैं। प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो देखिए, वह वनस्पति जो खुद विकसित होती है, उसे कि विकसित करने में मानव मदद नहीं करता, कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। वन्य जीवन क्या है? देखिए, वह जो कि प्राकृतिक क्षेत्र के आसपास रहते हैं वो जीव, उन्हें यानी प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन जैव मंडल में होती है ना, उन्हें वन्य जीवन कहते हैं। और प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन जैव मंडल में होती हैं। अब हम बात करेंगे परितंत्र की। वह तंत्र जहाँ पर दो जीवों और पौधों में संबंध हो, वह एक दूसरे पर निर्भर हो, उसे परितंत्र कहते हैं, है ना। क्वेश्चन है कि पौधे से हमें क्या क्या मिलता है? तो पौधों से हमें लकड़ी मिलती है। हम क्यों करें उसको संरक्षित? क्योंकि हमें लकड़ी मिलती है, जानवरों को रहने के लिए जगह मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा मिलती है, फिर रक्षक मेखला के रूप में कार्य करता है पौधा, फिर भूमिगत जल का संरक्षण करते हैं, फिर औषधियाँ मिलती हैं, फिर कागज मिलता है। तो पौधे को संरक्षित करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वन्य जीवन की बात कर लेते हैं। देखिए, वन्य जीवन क्या है? देखिए, इसके अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट, जलीय जीव आते हैं। इसमें हम दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त करते हैं। मधुमक्खी शहद देती है और अपघटक मृदा जीव जंतु को टुकड़े करके खाते हैं, जिससे कि वह मृत जीव जंतु मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी उपजाऊ हो जाती है ना, और मिट्टी भी बनती है। क्या होता है? जिसे ह्यूमस कहते हैं, आप कह लीजिए, है ना। गिद्ध मृत जीव जंतु को खाते हैं, उससे हमारा पर्यावरण साफ हो जाता है। इसीलिए हर जानवर का अपना एक महत्व है, हर पक्षी का अपना एक महत्व है ना। प्राकृतिक वनस्पति के वितरण की बात कर लेते हैं। देखिए, प्राकृतिक वनस्पति के वितरण की बात करें तो वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। वनस्पति के मुख्य 4 वर्ग हैं। कौन कौन से? वन, घास स्थल, फिर गुल्म और टुंड्रा। भारी वर्षा वाला क्षेत्र जंगली इलाका होता है, विशाल वृक्ष वहाँ पे पाए जाते हैं। सामान्य वर्षा वाला क्षेत्र में घास स्थल पाए जाते हैं। कम वर्षा वाले क्षेत्र में शुष्क मैदान, कटीली झाड़ियाँ और जो है गुल्म पाए जाते हैं। फिर शीत ध्रुवीय प्रदेश की टुंड्रा वनस्पतियां पाई जाती हैं। यहाँ पे मॉस और लाइकेन पाए जाते हैं, है ना। अब हम बात करेंगे सदाहरित वन के बारे में, यानी उष्णकटिबंधीय एवं शीतोष्ण वन जिसे कह सकते हैं आप, या सदाबहार वन कह सकते हैं। जिन वनों के वृक्ष वर्ष भर किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते, उन्हें सदाबहार वन कहते हैं। पर्णपाती वन, जिसमें वृक्ष वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को रोकने के लिए वर्ष में किसी विशेष ऋतु पर अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं, गिरा देते हैं, है ना। लोकेशन कौन सी है इसकी? उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण वन है ये, है ना। अब प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को संरक्षण करने की बात कर लेते हैं। देखिए, पौधे
और जंतुओं के प्राकृतिक आवास कैसे नष्ट हो रहे हैं। अगर इस तरह से आप समझें तो आप कह सकते हैं कैसे हो रहे हैं। देखिए, जलवायु बढ़ रही है, मानव हस्तक्षेप हो रहा है, पेड़ कट रहा है, फिर मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, जंगलों में आग लगना, सुनामी, इसलिए प्राकृतिक आवास आप नष्ट होते चले जा रहे हैं, है ना। इन्हें संरक्षित करने की बहुत आवश्यकता है और इसके लिए बहुत सीरियस होकर सोचने की भी आवश्यकता है। फिर पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत, पंख, सींग आदि का अनाधिकार रूप से शिकार हो रहा है ना। उनको जो है मार दे रहे हैं इन सब चीज़ों को बेचने के लिए। तो जरूरी है कि हर देश की गवर्नमेंट सजग हो और इसके लिए कुछ नियम कानून निश्चित करे। देखिए, CITES की बात करें तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो पशुओं और पौधों की रक्षा के लिए बनाया गया है ना। व्यापार पर रोक लगाना इसका कार्य है और देखें कि क्या यह अस्तित्व के लिए खतरा है। कहने का मतलब कोई भी व्यापार क्या किसी जानवर के अस्तित्व के लिए खतरा तो नहीं बन रहा है। जैसे 5000 पशु प्रजातियों और 28,000 पौधे प्रजातियों को, जैसे कि भालू, डॉल्फिन, नागफनी, फिर कोरल, फिर ऑर्किड, फिर एलोस, ये ऐसे पशु पौधे हैं जिनको की संरक्षित किया जा रहा है इसके जरिए, है ना। आई होप अब ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स जरूर बना लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जो भी आपके फ्रेंड्स या फैमिली में UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।